नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभनपुर की खबर के साथ। रेत खदान में चेन माउंटेन मशीन में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। रात के अंधेरे में रेत माफिया रेत खनन कर रहे थे। रास्ता बना रहे मजदूर चेन माउंटेन के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। रेत माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बावजूद इसके जो रेत माफिया है वो नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। इस बीच यहां पर एक मजदूर के चेन माउंटेन मशीन के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रेत माफिया खनन करते हैं और एक ऐसा ही मामला अभनपुर से सामने आया, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाने के लिए जो रेत माफिया है वो पहुंचे थे खनन के लिए। रास्ता बना रहे मजदूर जब चेन माउंटेन के नीचे आ गए तो अचानक से यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक मौत हो गई है। रेत माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आखिर क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मजदूर की मौत के जिम्मेदार कौन? सवाल उठता है कि एक मजदूर के मौत के जिम्मेदार कौन? तो इसके जिम्मेदार जो है अवैध रेत माफिया हैं। और देखिए कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूरे रेत खदानों को बंद करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद भी रेत माफिया रात के अंधेरे में इस खनन को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार समझा जाए तो एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। पारा गाँव का एक पूरा मामला है और गोबरा नवापारा पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जाँच करने में जुटी हुई है। राजनीतिक संरक्षण इस खदान को मिला था। यही वजह है कि ये रात दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के धज्जे उड़ाकर ये रेत खदान चला रहे थे। और जब मजदूर सड़क बना रहा था उसी दौरान जो है चैन माउंटेन के नीचे वो आ गया और उस दबने से उसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई। फिलहाल अब ये सवाल उठता है कि जब रेत खदान बंद हो गए हैं तो ये कैसे चल रहा था, प्रशासन क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की? और अब इस घटना के बाद क्या प्रशासन कौन सी बड़ी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि न केवल रायपुर जिले में बल्कि गरियाबंद जिले में भी इसी तरह के अवैध तरीके से रेत खदान संचालित है। और इस घटना के बाद अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार प्रशासन भी होगा और रेत खनन करने वाले माफिया भी होंगे, क्योंकि एक मजदूर की मौत हुई है। और अब ये सवाल उठना लाजमी है और अवैध रेत खदानों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरह का घटना बिल्कुल, और अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर जो है खनन का कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ सरकार की तुलना औरंगजेब से की है। बलौदाबाजार घटना की जांच के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आरोप लगाया है कि औरंगजेब ने सतनामियों को जितना प्रताड़ित नहीं किया उससे ज्यादा बीजेपी ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। सवाल ये कि बलौदाबाजार को किसने भड़काया, बलौदाबाजार में जो ये हिंसा नजर आई है उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन शिव डहरिया के अपने ही आरोप नजर आए कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित करने में। बलौदाबाजार की घटना के लिए कांग्रेस की जांच समिति रवाना हो गई है। रवाना होने से पहले कांग्रेस जांच समिति के संयोजक शिव डहरिया ने कहा कि घटनास्थल पहुंचकर संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे। पूरी तरह जांच के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिव डहरिया ने बीजेपी पर सतनामी समाज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था। पूरी तरह से उन्होंने जब जैत खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं। उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है। और खासकर सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई
इसलिए इस तरह की घटनाएं। शिव डहरिया के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने पलटवार किया। अरुण साहब ने कहा कि शिव डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियाद बात करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में सतनामियों के साथ क्या किया, ये पूरा समाज जानता है। जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। तो बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक फेलियर के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। सरकार नैतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। नैतिकता के आधार पे और कांग्रेस खेल रहे हैं तो ये सब अच्छी बात नहीं है। जनता सब समझती है भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आप उसको राजनीतिक मंच मत बनाओ। किसी समुदाय की भावना की बात है और उसको आपको डील करना है तो आप लोग अच्छे से डील कीजिए, ना कि उस पर राजनीति कीजिए। तो बलौदाबाजार में कलेक्टर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। देर रात कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि बलौदाबाजार की हिंसा के बाद जो कलेक्टर और एसपी थे उन्हें हटा दिया गया था और एक नए कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति की गई है। रेस्टोरेशन के काम का उन्होंने जायजा भी लिया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी और कलेक्टर ऑफिस में भी आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। मेंटेनेंस का काम मजदूरों से भी बात की गई है। जल्दी काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन में नजर आ रहे हैं। 3 दिन में ही सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। 13 से 15 जून तक विभागों की समीक्षा बैठकें होंगी। आज कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा की जाएगी। पशुधन विकास मत्स्य पालन विभाग के कामों की भी समीक्षा होगी। कल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जून को गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा होगी। विकास की रफ्तार और तेज करने पर सीएम का फोकस होगा। तो 3 दिन कई अलग अलग विभागों की समीक्षा की जाएगी। शुरुआत कृषि विभाग से होगी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 3 दिन जो है समीक्षा की जाएगी। 13 से 15 जून तक अलग अलग विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। क्या जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल, सरकार अब जो आचार संहिता हटी है उसके बाद फुल फ्लैश वो काम में लौट आए हैं और सीधा ये है कि योजनाओं पर केंद्रित है, विकास के काम पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि बता दें जब विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे तो 3 महीने का समय मिला था। उस समय मोदी की गारंटी को पूरा करने का पर फोकस था। 18 लाख आवास, बोनस और भी जो गारंटियां हैं महतारी वंदन योजना को लेकर उसको पूरा किया गया। लेकिन अब आचार संहिता हट गया, लोकसभा चुनाव भी पूरे हो चुके हैं तो अब लगातार विभागों पर ध्यान दिया जा रहा है। कल ही जो है रामविचार नेताम कृषि मंत्री हैं वो विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद आज वो सीएम की बैठक में शामिल हुए हैं। सीधे कृषि को लेकर जो योजनाएं हैं, किसानों को लेकर योजनाएं हैं, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके बाद कल जो है वो स्वास्थ्य को लेकर बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पतालों की स्थिति है, दवाओं की स्थिति है, किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना है, इसको
इसको लेकर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सवाल करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से। इसके बाद जो 15 तारीख को बैठक होगी वह गृह जेल विभाग की होगी, पीएचई विभाग की होगी। कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री पूरी चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड पे आ गए और लगातार एक के बाद एक जो है वो मंत्रियों को तलब कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री भी तैयारी में जुटे हैं और योजनाओं का वो डाटा पूरा निकाल रहे हैं, प्रदेश की पूरी स्थिति देख रहे हैं। तो 13 से 15 जून बेहद ही अहम दिन होने वाले हैं। हर विभाग की समीक्षा सीएम करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को गिरा दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की जमीन पर कब्जा किया गया था। शहर के गंगापुर में नगर निगम की कार्रवाई हुई है और निगम और राजस्व टीम ने भी कार्रवाई की है। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन। सरकारी जमीन पर जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था उसे हटा दिया गया है। बावजूद नोटिस के मानने को तैयार नहीं थे अतिक्रमणकारी, जिसके बाद बुलडोजर का एक्शन लिया गया। दुर्ग में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने जनपद पंचायत पाटन का घेराव किया है। मजदूरों ने जमकर हंगामा काटा। मजदूरी में कटौती किए जाने से गुस्साए मजदूर तकनीकी सहायक पर पैसे कम देने का आरोप लगाया है। कोरबा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में जीजा और साले की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा टेम्पो और बाइक भी आपस में टकराई और बाइक पर ही जीजा साला सवार थे। दोनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तेज रफ्तार में बाइक चालक जो है बाइक चला रहे थे और इस बीच तेज रफ्तार के कहर ने जीजा और साले की जान ले ली। दोनों की ही मौत हो गई। खबर धमतरी से है, जहां मां और बेटी की फंदे पर लटकती लाश मिली है। घर में फंदे पर लाश मां और बेटी की मिली। आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है और इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कारण अभी भी अज्ञात है कि आखिर क्यों दोनों की कैसे मौत हो गई। फिलहाल जानकारी अब तक यही मिली है कि दोनों की ही लाश फंदे पर लटकती मिली। आसपास के लोगों ने जानकारी भी दी इसकी पुलिस को। अब पोस्टमार्टम के लिए जो शव है उसको भेजा गया है। और अब खबर पेंड्रा से, जहां घर में फांसी पर लटकता मिला नाबालिग लड़के का शव। रिश्तेदार के घर पर रहकर वो पढ़ाई करता था। खुदकुशी के कारणों की जांच पुलिस कर रही है कि रिश्तेदारों के घर में रहते कैसे युवक ने आत्महत्या कर ली है। फांसी पर लटकती मिली लाश उसकी। इसके पीछे के कारण अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं और कारणों की तलाश में पूछताछ का सिलसिला चल रहा है रिश्तेदारों से भी, क्योंकि एक नाबालिग और उसका शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। इस मौत के पीछे की मिस्ट्री, इस आत्महत्या के पीछे की मिस्ट्री पुलिस खंगाल रही है। दुर्ग में महिला प्रोफेसर के गले से चेन छीन ली गई। महिला प्रोफेसर चेन स्नैचिंग का शिकार हुई है। घर के सामने टहलने के दौरान चेन स्नैचरों ने महिला प्रोफेसर को निशाना बनाया और चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश चेन छीन कर फरार हो गए। भिलाई के मैत्री कुंज में चेन स्नैचिंग हुई है। नेवाई पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं पेंड्रा में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मरवाही में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पिकअप में लगभग 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। करीब 50 लाख रुपए की अवैध शराब मध्य प्रदेश से अंबिकापुर ले जा रहे थे शराबी। हालांकि पुलिस को देखकर शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और बड़ी खेप में इन शराब को जब्त किया गया है।
अंबिकापुर से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 13 साल की नाबालिग पहाड़ी कोरवा बच्ची से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए बच्ची गई हुई थी। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ा है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही रेप के साथ साथ तमाम और एंगलों से भी इस मामले में जांच चल रही है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए नाबालिग पहाड़ी कोरवा बच्ची पहुंची हुई थी, लेकिन उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं कांकेर में धड़ल्ले से अवैध रेत का खनन जारी है। चारामा के माहूद में रात के समय में रेत का जो अवैध खनन है वो होता है। विधायक ने भी रेत खदान में जाकर छापा मारा था। मौके से 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त की गई है, फिर भी रेत माफिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। अक्सर जो रेत माफिया है वो खनन करने रात का समय चुनते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन किया जाता है। तमाम एक्शंस के बावजूद भी रेत माफिया जो है मानने को तैयार नहीं है और रात के समय में रेत का अवैध खनन अभी भी चल रहा है। ये इस तरह का माफिया लोग अगर कुछ काम करे तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे पहले ही उसमें बंद था उसी तरह से ही वो बंद रहेगा। जो नियम में है नियम से ही चल रही है। उतने ही रेत खदान, क्योंकि रेत की थोड़ी आवश्यकता डेवलपमेंट वर्क को लगती है, उतने ही चलेंगे। बाकी सब बिल्कुल 100% बंद रहेगा। नहीं, गलत है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और वहाँ का एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उसमें। कुछ ही दिनों में मानसून राजधानी रायपुर में दस्तक देने को तैयार है। बारिश के मौसम से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने 70% नालों की सफाई का दावा किया है। इसी बीच महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि कुछ जगहों पर लोगों ने नालियों पर पक्का निर्माण करा लिया है, जिसकी वजह से जल जमाव होता है। महापौर ने इस बार इन पक्के निर्माण को तोड़कर नालियों की सफाई की बात कही है। शहर में हर साल होने वाले जल भराव को देखते हुए नगर निगम पतली नालियों को चौड़ा करने में जुटा है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्षद महापौर के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। अमर बंसल जी के वार्ड में पानी भराई क्यों होता है? पानी इसलिए भराई होता है क्योंकि वो पूरे लोग ने वहाँ पक्के पूरे नाले बना लिए। तो पक्के नाले जब आप पूरा पक्का वहाँ पर आपने वो बना लिया, सीमेंट्रीकरण कर दिया, आदमी सफाई कहाँ करेगा और आदमी निकालेगा कहाँ? मगर मुझे लगता है कि इस बार अगर इस तरीके की कोई समस्या आएगी तो जो निर्माण जो हुआ है, जो जहाँ पर सामने में सीमेंट्रीकरण का, उसको तोड़ के सफाई की जाएगी। मगर इस बार बहुत सख्ती से और इस बार प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी इस बार बहुत ज़्यादा भराव की स्थिति हम लोगों को रायपुर शहर में देखने को नहीं मिली। इस बार रायपुर नगर निगम में सबसे पहले वहाँ जो नाली सकरी थी उसका चौड़ीकरण का काम, नए नाली का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे लगभग वहाँ हमको ऐसी उम्मीद है, इंजीनियर्स तो बोल रहे हैं कि लगभग 100% जल भराव बंद। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोई ना कोई नई चीज़ की जाए जिससे जहाँ पूर्व में जल भराव ज़्यादा हो रहा था वो कम हो। नालियों की सफाई नहीं हो रही है। साल से देखेंगे कि बिल्कुल नया नाला नहीं बना है, नई नालियाँ नहीं बनी, नई सड़कें नहीं बनी, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से जल भराव की चुनौती राजधानी में जो आएगी उससे महापौर निपट नहीं पाएंगे। महापौर इस शहर को भगवान के भरोसे छोड़ दिए, वो तो मान लिए हैं कि वार्डों की समस्या, गली मोहल्लों की समस्या और ये जो साफ़ सफाई, पानी की समस्या, उसका कोई निराकरण नहीं कर सकते। ये महापौर स्वयं बोल रहे हैं। अभी जितनी भी नालियाँ हैं उनको साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार काम चल रहा है। आपके माध्यम से भी अगर कहीं पर कोई विषय आता है तो तत्काल बताएं। राजधानी रायपुर में पानी की किल्लत है। कई घरों में आज पानी ही नहीं आएगा। आज शाम को पानी की सप्लाई शट डाउन रहेगी। मेन लाइन की मरम्मत क्योंकि चल रही है और इसीलिए 10 घंटे तक शट डाउन रहेगा। सड्डू, मोवा, आमा और दलदल, सिवनी सहित आसपास के घरों में पानी ही नहीं आएगा। ये वो इलाके हैं जहां पानी की सप्लाई नहीं होगी। 10 घंटे तक शटडाउन है। मरम्मत का कार्य क्योंकि चल रहा है, इसलिए रायपुर वासियों को पानी की किल्लत हो सकती है।
गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। पानी के लिए तरसते ग्रामीणों ने रैली निकाल ली है। सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरपंच सचिव पर सरकारी पानी बेचने का आरोप लगाया और कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को ग्रामीण मजबूर हैं। पानी की मांग को लेकर कलेक्टर से कई बार गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण। बावजूद इसके पानी की समस्या जस की तस है और अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। धमतरी